गुड आफ्टरनून। तो मास और चार्ज को कंपेयर करेंगे आज। तो सिमिलरिटीज देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे। ओके, तो मास का आइडिया हम लोग को ग्रेविटी वाले चैप्टर से आने लगा था जब ग्रेविटेशन सीखना स्टार्ट किए, और चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ओके, तो देखेंगे कुछ कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस हैं। मास चार्ज। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि इनका बेसिक मीनिंग क्या है। सो मास क्या होता है? Amount of substance. अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द मैटर। ओके, सो बेसिक चीज। ठीक है, मतलब क्या होगा सर? अमाउंट ऑफ मैटर या एक्चुअली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस। मतलब क्या है इसका? हिंदी में बताओ। किसी भी चीज में मतलब कितना ऐसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और वो सब कितना पड़ा है, कितनी चीजें हैं, कितनी कुछ भी हो, कोई भी, जैसे ये पेन के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है उसको मास बोलेंगे। ओके, चार्ज एक स्पेसिफिक उतना ही होगा। जोर से बोलो। एक स्पेसिफिक उतना ही होगा मतलब। तो मास भी स्पेसिफिक उतना ही हो सकता है। चार्ज होता क्या है, मीनिंग पूछ रहा हूं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो तो करंट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो करंट होता है। लॉ ऑफ करंट पर यूनिट टाइम। करंट पर यूनिट टाइम तुम di/dt बोल रहे हो। देखो, ये मास है, अमाउंट ऑफ मैटर इन द सब्सटेंस। ओके, सो लेट्स से प्रोटॉन की बात करते हैं। तो प्रोटॉन का मास हम लोग पता है, लिखते हैं 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो उसका मतलब प्रोटॉन के अंदर 1.67 into 10⁻⁻27 कुछ तो है। क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन के अंदर 1.67 into 10⁻⁻27 प्रोटॉन मास है। तो मास क्या चीज है? प्रोटॉन के अंदर उतना स्टफिंग है, समथिंग इज स्टफ्ड। Charge is also there. So the number which we are speaking, electron का 9.1 into 10⁻31, the number of mass we are speaking is a physical property. कि भाई प्रोटॉन को हम लोग ने कुछ नंबर दिए, इलेक्ट्रॉन्स को भी हम लोग ने कुछ नंबर दिए, न्यूट्रॉन्स के भी हैं, हर एक एलिमेंट का तुमको मास पता है। ठीक है, so it can be thought of as a physical property related to matter, and both are physical properties related to matter. ये भी एक physical property, ये भी एक physical property है। What do I mean by physical property? कि ये इस दुनिया में है। Anything physical is something which exists in this world as an entity. It's not just a thought. है ना? जैसे कि तुम कुछ भी सोच लो, कि कुछ भी सोचो, रैंडम चीजें, हाँ कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो अच्छा इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी, वो एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो दैट कैन बी मेजर्ड। सो बोथ आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मास हम लोग नंबर बोलते रहते हैं बार बार, चार्ज नंबर बोलते रहते हैं। तो मास को तुमने बताया, मास किसको बोलते हैं कि स्टफिंग कितनी है एक चीज के अंदर, एक चीज के अंदर कितना कुछ तो भरा हुआ है, कुछ भरा हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे मास। चार्ज किसको बोलोगे? जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 16 सो तो मतलब क्या उसका, क्या है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर? 1.16 कूलम चार्ज क्या चीज है वो? इट्स नॉट स्टफिंग, इट्स नॉट मास। कितना चीज भरा हुआ है वो चार्ज नहीं है। हाँ, कूलम उसका यूनिट है। सो चार्ज जब तुम सोचते हो तो तुम कैसे सोचते हो? सिर्फ प्लस माइनस साइन दिमाग में आती है। ठीक है, सो एक्चुअली दैट इज करेक्ट। सिर्फ प्लस माइनस साइन दिमाग में आनी चाहिए। सो व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ चार्ज, वी आर नॉट स्पीकिंग कितना स्टफ है, वी आर स्पीकिंग के वो उसका टाइप क्या है, सो पॉजिटिव और नेगेटिव। सो वी आर स्पीकिंग के, वी आर थिंकिंग कि कौन सा टाइप है, और दूसरा कि ये एक दूसरे चार्ज पे कितना इफेक्ट डालने वाला है। कूलम का जो लॉ है ना, F equals to K Q1 Q2 by R square, that has to be thought as the definition of charge. ठीक है,
जबकि इसमें ग्रेविटी का ऐसा नहीं है। ये जो कूलम्ब का जो लॉ है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये इसमें Q पहली बार आया था। चार्ज का कंसेप्ट यहाँ इस इक्वेशन में से शुरू हुआ था कि एक मटेरियल के पास कुछ तो एक नंबर होगा, दूसरे मटेरियल के पास भी कुछ एक नंबर है, वो नंबर्स कितने हैं उसके हिसाब से वो एक दूसरे पे कूलम्ब्स फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। अभी टू मेक इट मोर क्लियर, चार्ज भी मास की तरह मैटर की प्रॉपर्टी है। मास मैटर नहीं है, मैटर के अंदर कितना स्टफिंग है वो मास है। चार्ज तो मास का जो नंबर हम लोग दे रहे हैं तो वो बताता है कि मैटर के अंदर कितना भरा हुआ है सामान। चार्ज का जब ये हम लोग नंबर की बात करते हैं तो हम लोग ये बात करते हैं कि ये दूसरे एक चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। सो व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ चार्ज वी आर प्योरली स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ फोर्स। दिस इज नॉट नेसेसरी इन मास। मास के इस बारे में mass can exist without any external force. Charge also can exist without any external force. Okay, so we say charge is an intrinsic property of matter. Intrinsic property of matter, ठीक है। Intrinsic मतलब internal property। हाँ, तो mass में तो intrinsic है, mass कौन सी extrinsic property है, ऐसा कुछ नहीं है। तो you have to speak more कि भाई ये property क्या करवाती है मैटर को? ये प्रॉपर्टी मैटर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करवाती है। और हम लोगों ने देखा है कि मैग्नेटिज्म भी इसी पे डिपेंड करता है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जो मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्सपीरियंस करवाती है। विदाउट दीज प्रॉपर्टीज अ मैटर विल नॉट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लाइक अ न्यूट्रॉन। अ न्यूट्रॉन हैज अ नेट चार्ज ऑफ 0, सो अ न्यूट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अ न्यूट्रॉन डज एक्सपीरियंस ग्रेविटी but it does not experience electromagnetic force. So charge is intrinsic property of matter which makes it experience electromagnetic force. Okay, if you ask इसका जो फंडामेंटल इक्वेशन है मास है 2 है। मास के फंडामेंटल इक्वेशन 2 हैं और दोनों ही न्यूटन में हिसाब में दिए थे। इसका एक ये वैसे लिख लेते हैं F equals to Q1 Q2 by R square। सो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है मैटर का जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है। ये फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो उसको ग्रेविटेशन एक्सपीरियंस करवाता है। अच्छा, और दूसरा ये भी ये दोनों इक्वेशन में मास का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट निकलता है। अब यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नॉट नेसेसरली ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कोई भी फोर्स हो सकता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है। बट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मास की वजह से है। ये मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। एक मास खुद एक्सपीरियंस करता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज एक मैटर खुद ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है बिकॉज इट हैज सम मास। और वही मैटर दूसरे मैटर पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगवा रहा है। दिस इक्वेशन डज नॉट स्पीक दैट। दिस इक्वेशन स्पीक्स ऑफ इनर्शिया। व्हाट्स इनर्शिया? resist force. एग्जैक्टली, वापस बोलो जोर से। Ability to resist force. Ability to resist something. सो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि इस इक्वेशन में पता चलता है कि मास इनर्शिया है। सो एक ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा वो क्या रेजिस्ट करेगा? फोर्स को नहीं रेजिस्ट करेगा। वो क्या रेजिस्ट करेगा? चेंज। किस में चेंज? इसकी पोजीशन। मोशन में चेंज। अगर वो ऑलरेडी मूविंग है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, अर्थ ऑलरेडी मूविंग है, उसको मोशन का चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए। एक छोटे ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज करना हमारे लिए इजियर है। अर्थ अगर ऑलरेडी रुका हुआ है तो उसको मूव करवाना भी बहुत डिफिकल्ट है। सो दिस इक्वेशन, दिस इज अ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सो दिस इक्वेशन, अच्छा ये नहीं बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन फंडामेंटल इक्वेशन है, ये मास को एक्सप्लेन करने वाली फंडामेंटल इक्वेशन है। This equation tells us what mass does to a body. A mass makes a body more inert to change in motion.
So that is inertia. So inert, non-reactive, non-reacting. So chemistry में भी तुम लोग जो inert material जो पढ़ते हो, inert gases है, वो non-reacting है, noble gases. ठीक है? So inert in general term, कि कोई चीज react नहीं करेगी, किसको react नहीं करेगी? Chemistry में inert का मतलब क्या? कौन सी gases noble gases होती है? मैं gases के नाम नहीं बोल रहा हूँ. क्या है जो उनको noble बनाता है? उनका fully filled Orbitals. गैस के कोई भी मॉलिक्यूल या एटम के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, सब संतुष्ट ऑर्बिटल्स उसको नोबल बना देते हैं. मतलब अगर मेरे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, हाफ, कोई भी ऐसा हाफ नहीं है, सारे ऑर्बिट में ऐसा पेयर्ड है, कपल्ड है, तो मेरे सारे बॉन्ड्स एकदम स्ट्रांग है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स एकदम मस्त है, उनकी एकदम लोएस्ट एनर्जी है, उनको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है. सो दैट्स व्हाई वी से कि वो इनर्ट है. सो दैट डज नॉट मीन कि वो एब्सोल्युटली टूट नहीं सकते. वो टूट सकते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है, तो हो सकता है. सो सिमिलरली व्हेन वी से मास इज द इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन, वी मीन कि मास बहुत ज्यादा है तो लीनियर मोशन का स्टेट चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है? सो इनर्शिया मतलब अगेन रेजिस्टेंस टू चेंज. ऐसा दूसरा इक्वेशन चार्ज के लिए अपने पास नहीं है. सो चार्ज के बारे में तुम जब भी सोच रहे हो, वो सोचो कि ये दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगवाने वाला है, उस तरीके से सोचना है. मास इसे दो तरीके से सोच सकते हो. एक तो ये ग्रेविटी कितनी एमिट करने वाला है, खुद कितना ग्रेविटेशन एक्सपीरियंस करने वाला है. दूसरा, इसको मूव करवाना कितना डिफिकल्ट होने वाला है, इसका मोशन चेंज करवाना रादर कितना डिफिकल्ट होने वाला है. तो मास को ये दो टर्म्स में हम लोग सोच सकते हैं. ठीक है? ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ड्युअलिटी ऑफ इक्वेशन वी से कि ये इक्वेशन में जो मास है वो ग्रेविटेशनल मास है, ये इक्वेशन में जो मास है वो इनर्शियल मास है. सो दिस मास इज ग्रेविटेशनल मास एंड दिस मास इज इनर्शियल. मेक सेंस? अब इन दोनों, ये दोनों डिफरेंट कैसे बिहेव करते हैं, दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ टुडेस क्लास. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंसेस इन ग्रेविटेशनल और इनर्शियल मास. वी आर डिस्कसिंग बिटवीन मास एंड चार्ज. सो मास जब भी सोच रहे हैं तो ये दो चीजें आनी चाहिए दिमाग में. चार्ज जब भी सोच रहे हैं तो करिए. ओके? सो ये हुआ मीनिंग दोनों का. मास और चार्ज क्या है? और चार्ज इंटेंसिव हो सकता है. इंटेंसिव मतलब क्या है? तो थर्मोडायनामिक्स चार्ज मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है. सो अभी डिस्कस करने वाले हैं. डज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और नॉट? नो, इट डज नॉट. अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है. हम प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं. प्रोटॉन का मास कितना? 10⁻27. और प्रोटॉन का चार्ज कितना? 1.6 into 10⁻19 कूलम. ठीक है? तो प्रोटॉन का चार्ज हमेशा इतना ही रहने वाला है क्या, कि इससे कम ज्यादा होगा? प्रोटॉन का चार्ज तुम लोग बता रहे हो मेरे को कि प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 into 10⁻19 कूलम. सो दैट्स आल्सो कॉल्ड E. लेट्स राइट इट एज P, प्रोटॉन का चार्ज. और प्रोटॉन का मास 1.67 into 10⁻27 किलोग्राम. ओके, व्हाट आई एम आस्किंग इज कि क्या प्रोटॉन का चार्ज हमेशा यही होता है? क्या प्रोटॉन का मास हमेशा यही होता है? नहीं, प्रोटॉन का मास हमेशा यही नहीं होता है. प्रोटॉन का चार्ज हमेशा यही होता है. कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, प्रोटॉन का हमेशा चार्ज 1.60292 into 10⁻19 कूलम ही रहने वाला है. You cannot change this. You can change this. You can change the mass of the proton. Still, the charge will remain the same. Nucleus. अच्छा, एक हाइड्रोजन एटम ले लो. एक हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बस. अब हीलियम एटम लो, या चलो सिंपलर थिंग, ड्यूटेरियम लो. ड्यूटेरियम में क्या क्या होता है? नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते ड्यूटेरियम में. क्या बताओ? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन. इसका आइसोटोप है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम. ट्रिटियम में क्या होता है?
दो होंगे। क्या होंगे दो? न्यूट्रॉन दो न्यूट्रॉन्स और एक और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन का एटम है, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? किसी के साथ नहीं। The proton is not bonding with any other proton. So it is the only mass that exists in this atom. अब इलेक्ट्रॉन का मास इससे कंपेरेबल नहीं है, 1000 times less, almost 1000 times less. So the mass of the entire hydrogen atom is due to the mass of the proton. इससे होगा, इससे 4 जीरो बाद इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, ये नहीं है पॉइंट। सो इसका प्रोटॉन का मास एग्जैक्टली 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। इनफैक्ट ये नंबर तेरा नेशनल बड़ा नंबर है। इस प्रोटॉन का मास इतना होगा, इसका मास इतना नहीं होगा। ये प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है न्यूक्लियस के अंदर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्वार्क फोर्स की वजह से ये दोनों चिपके हुए हैं। ये दोनों चिपकेंगे तो दोनों को अपना थोड़ा थोड़ा मास दे देना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में। सो बाइंडिंग एनर्जी लीड्स टू reduction of mass of protons and neutrons. So this means कि ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन से हल्का है ना? एंड ये प्रोटॉन इन दोनों प्रोटॉन से हल्का है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, ये है 1.67, बट आगे जाके फर्क पड़ता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियस है आयरन का। आयरन के अंदर 26 प्रोटॉन्स और 30 न्यूट्रॉन्स, और उन सब ने अपना बहुत सारा पोर्शन मास का ले लिया है। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन आयरन के एक एक प्रोटॉन और एक एक न्यूट्रॉन ने दान दे दिया है। सो द प्रोटॉन्स ऑफ आयरन आर वे लाइटर देन द प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। न्यूट्रॉन्स उनका 1.67 into 10⁻⁻27 नहीं है बस। सो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन जनरल, पार्टिकल्स, सेम पार्टिकल्स कैन हैव वेरिएबल मास। चार्ज में ऐसा नहीं है। इसका चार्ज भी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम है। आयरन का न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स बैठे हैं उनका चार्ज भी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, सो चार्ज इज कांस्टेंट। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कांस्टेंट रहने वाली है, अगर मास चेंज हो गया उसका तो भी। मास वेरिएबल है। ठीक है, सो ये वाला जो कि हमने डिस्कशन किया, इस डिस्कशन में से कुछ और डिफरेंसेस निकलते हैं। सो चार्ज इंटेंसिव हुई कि नहीं हुई? क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? It does not depend on the amount of matter. Charge does depend on the amount of matter. तुम कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो उसका फर्क पड़ेगा ना, है कि नहीं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुमने कितना लिया उससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ठीक है, तो चार्ज डज डिपेंड कि तुम कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो या कितने प्रोटॉन ले रहे हो। बट एक प्रोटॉन का चार्ज उसके मास पे उतना डिपेंड नहीं करता। अभी है ना, ये भी है कि अगर प्रोटॉन नहीं रहेगा ना तो उसका चार्ज भी नहीं रहेगा। सपोज एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन अगर दोनों मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसको बोलते हैं एनिहिलेशन। ना इलेक्ट्रॉन बचेगा ना प्रोटॉन बचेगा और प्योर एनर्जी निकलेगी इनमें से, गामा वेव्स निकलेंगी इनफैक्ट। तो अभी ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, नहीं पॉजिट्रॉन नहीं रहा, चार्जेस भी नहीं रहे। ठीक है, सो चार्ज नीड्स मैटर टू एग्जिस्ट, बट देन अगर वो पार्टिकल है फिर उसका मास कुछ भी हो, चार्ज सेम होने वाला है। पर वो पार्टिकल के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अ चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। हाउएवर अ मैटर कैन हैव नो चार्ज। मैटर चार्ज है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। चार्ज उसी के पास होगा जिसके पास मैटर है। मैटर लेस चीजों के पास चार्ज नहीं होता। जैसे फोटॉन,
फोटोन एक मैटरलेस पार्टिकल है, फोटोन का मास तो चाहिए, ठीक है, तो फोटोन के पास तो चार्ज भी नहीं हो सकता है। सो कैन अ चार्ज एग्जिस्ट विदाउट मास और नॉट? नो। सो लिख लेते हैं इंटरडिपेंडेंस, लिख लेते हैं या एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंस। मास हो चार्ज नहीं, वैसा हो सकता है? मास है चार्ज नहीं हो सकता है। एग्जांपल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास मास है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं। सो मास कैन एग्जिस्ट irrespective of charge. What does this mean? चार्जलेस चीजें मास वाली हो सकती है। उल्टा मास कुछ नहीं है, चार्ज है, हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। सो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन massless things. For example, photon. फोटोन के पास चार्ज नहीं है, तो सॉरी फोटोन के पास मास नहीं है, तो उसके पास चार्ज भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं न्यूट्रॉन। अच्छा, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डिस्कस्ड जस्ट, कि मास के चेंज होने से चार्ज का फर्क नहीं पड़ता। A proton can have different masses in different nuclei, but it will have the same charge. So we can think of this as conservation of charge. कि जब भी एक प्रोटॉन दूसरे न्यूट्रॉन को मिल रहा है, उनका मास कंजर्व नहीं होने वाला है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, पर चार्ज इसमें ऐसा नहीं है। चार्ज जितना टोटल करोगे उतना ही मिलता है। सो कंजर्वेशन के टर्म्स में लिखते हैं, mass alone is not conserved. Mass is a form of energy. Mass plus energy is always constant. So mass plus energy is constant. What does this mean? कि mass of different protons may be different. So there is no law of conservation of mass. Mass conserve रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। Mass energy में इंटरकन्वर्ट होता रहता है, but we have a law of conservation of charge. Law of conservation of charge. Okay. अच्छा, अभी बहुत है डिफरेंसेस। ये मैं ऊपर बैठा था जब meaning letter. Okay, what about quantization? Sorry. हाँ, But law of conservation of mass भी तो होता है। कहाँ होता है? Law of conservation. कहाँ पढ़ा? केमिस्ट्री में? तो कहाँ पढ़ा? नहीं, लॉ ऑफ मोशन में कहीं नहीं था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, Energy में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वी डोंट हैव अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ही नहीं, क्योंकि मास कांस्टेंट रहता ही नहीं है। मास एनर्जी एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल दो, पेट्रोल जला दो तो मास तो गया ऑलमोस्ट, एनर्जी बहुत सारी निकल जाएगी, ठीक है। हाँ, वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी आल्सो जो गैस में कन्वर्ट नहीं हुई है वैसे करके, और एनर्जी भी मास में कन्वर्ट होती है। मास अलोन इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो भी मिल रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि उनका मास थोड़ा थोड़ा चले जाता है, तो एनर्जी में कन्वर्ट होकर निकल जाता है, बट स्टिल दे आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। बट चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है। ओके, सो इससे अच्छा चलो क्वांटाइजेशन के पहले फिर यही कर लेते हैं। इससे हम लोग ये सोच सकते हैं क्या कि जो चार्ज है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता? इज इट नॉट? चार्ज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है। चार्ज की वजह से साइड में एनर्जी होती है, बट उस वजह से चार्ज कम नहीं हो रहा। सो वी कैन से चार्ज डज नॉट कन्वर्ट टू एनर्जी, मास कैन कन्वर्ट टू एनर्जी। सो
mass may convert to energy, and here we are talking about pure energy. Here we are not talking about kinetic energy, potential energy. Pure energy की बात कर रहे हैं. So E equals to delta mc square, या आइंस्टाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं. ऐसा कुछ चार्ज में नहीं है. चार्ज cannot convert to energy. Okay. So अगर एक ऑब्जेक्ट है उसमें से एनर्जी निकलती जा रही है, कुछ तो एनर्जी निकल रही है, लाइट एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है, उसका मास हो सकता है चेंज हो जाए, उसका चार्ज चेंज नहीं होने वाला है. ओके, क्लियर है एकदम? ठीक है. अभी क्वांटाइजेशन देखें. क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ये पढ़ चुके हो तुम. पैकेट्स में चार्ज हमेशा पैकेट्स में मिलता है. तो क्या इक्वेशन है? Q equals to NE. So this means कि हमको 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम चार्ज मिल सकता है. हमको 3.2 into 10 raised to minus 19 कूलम चार्ज मिल सकता है. हमको 4.8 मिल सकता है. हमको 3 into 10 raised to minus 19 कूलम चार्ज नहीं मिल सकता, मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, होता ही नहीं. तो चार्ज, हाँ, तो चार्ज इसके E के इंटीग्रल मल्टीपल्स नहीं मिलने वाला है आपको. सो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. मतलब चार्ज का एक मिनिमम क्वांटा हमारे पास है. चार्ज का सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 1.6 into 10 raised to minus 19. अच्छा, क्वार्क्स भी हैं. क्वार्क्स की वैल्यू उससे भी छोटी होती है, 2/3 ऑफ ए, 1/3 ऑफ ए. बट अभी तक क्वार्क्स इंडिपेंडेंटली नहीं पाए गए, जब भी मिले ग्रुप्स में मिले. सो दिस इज द मिनिमम चार्ज वी हैव बीन एबल टू सेपरेट. अच्छा, अगर क्वार्क्स भी किसी दिन अलग हो गए, आगे जाके फ्यूचर में कोई साइंटिस्ट बहुत बड़ा उठता है और वो एक प्रोटॉन को भी 3 हिस्सों में तोड़ दे और 3 क्वार्क्स निकले, बट स्टिल देयर बी कॉन्टेक्स्ट, देन वी हैव अ न्यू क्वांटा. Then it won't be E, it will be 2/3 of E or 1/3 of E. But even that will be context. इतना हो सकता है. मास के लिए ऐसा कुछ नहीं है. So there is no minimum mass. At least अभी तक तो नहीं है. Maybe future में someone get सकते हैं, नहीं भाई ये minimum mass है, इससे छोटा mass possible नहीं है. जितने भी masses हैं वो इसके multiple हो सकते हैं, हो सकता है. But अभी तक quantization of mass is not established. So we cannot have a minimum mass. इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, प्रोटॉन की बात कर रहे हो, उनका भी 1.67 वो मिनिमम मास नहीं है, उससे छोटे मासेस हैं. न्यूट्रिनोस आर द लाइटेस्ट पार्टिकल्स नोन येट. न्यूट्रिनोस और एंटी न्यूट्रिनोस पहले एक जमाने में उनको मासलेस माना जाता था. रीसेंट डिस्कवरीज में इट हैज बीन फाउंड कि हाँ मास है और कैलकुलेट करने के तरीके निकाल लिए हैं. ठीक है, बट स्टिल न्यूट्रिनो से भी कल कोई उठेगा पार्टिकल, इससे भी छोटा है, उसका भी मास होगा. ठीक है, सो मास मिनिमम इतना है, अभी तक एस्टैब्लिश नहीं है. So quantization of mass not yet established. चार्ज तो क्वांटाइज है. ओके, नेक्स्ट ये अभी टेक्सचुअली कर रहे हैं फिलहाल. एडिटिविटी. अच्छा, ये सिमिलैरिटी है दोनों में से. ये इसको भी तुम स्केलर क्वांटिटीज की तरह ऐड करते हो, ये भी सेम. 2 किलो और 2 किलो 4 किलो भी होने वाला है, 1 किलो और 2 किलो 3 किलो ही होने वाला है. सो एडिटिविटी दोनों फॉलो कर रहे हैं. दिस मींस ये दोनों स्केलर है. ओके, फिर और थोड़ी फॉर्मल कंपैरिजन कर लेते हैं. इनका यूनिट ऐसा यूनिट यस सर, मास पर सर कूलम. फिर और यूनिट्स इसी में ही करते हैं. ग्राम, पाउंड और कूलम और ESU, फ्रैंकलिन, स्टैट कूलम हो सकता. ठीक है, और देखो चार्ज को ना इंड्यूस कर सकते हो, मास को इंड्यूस नहीं कर सकते हो. इंडक्शन ऑफ चार्जेस पढ़ा है आपने? सो ऑब्वियसली इट कैन बी इंड्यूस्ड, मतलब बिना टच किए चार्ज ट्रांसफर पॉसिबल है, बिना टच किए मास ट्रांसफर ऐसा कुछ नहीं है. और है, चार्ज जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो मास भी जा रहा है क्या? बट इट हैपेंस बिकॉज ऑफ चार्ज. It does not happen because of mass. अगर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट दूसरा भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, उसमें ये नहीं होने वाला. So that's why we only say induction of charges. We don't say induction of mass. हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है तो मास भी ट्रांसफर हो रहा है, but the cause is not mass. ठीक है, so mass does not directly induce. No induction of mass. और थोड़े बेसिक्स. मास कितने टाइप के बताए तुमको? कितने टाइप के मास जानते हो? कितने टाइप के चार्जेस जानते हो?
So two types, It is always positive or negative. Inertial and relative. But वो same ही, they are the same type. So only positive mass. अगर कहीं पे यूनिवर्स में नेगेटिव मास कहीं है अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है. You will heard a lot, you will hear a lot about anti matter and stuff. वो एंटी मैटर का भी पॉजिटिव मास ही है. जैसे कि पॉजिट्रॉन जो है ना, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है, बट पॉजिट्रॉन का भी मास पॉजिटिव है. 9.1 into 10⁻³ किलोग्राम ही है. उसका चार्ज ऑपोजिट है. So यही टेस्ट में एक पॉइंट लिखा था. हाँ, so नेगेटिव मास जैसा कुछ डिस्कवर नहीं है हुआ है. ठीक है. ऑल्सो ये ड्यूअलिटी पॉजिटिव नेगेटिव होने के वजह से अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों है. इसमें सिर्फ अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन है. So type of force is only attractive. Because यहाँ पे it is both. So like charges होंगे तो attract करेंगे. बेशर्मो बोलो, सो रहे हो. Like charges होंगे तो repel करेंगे. Unlike होंगे तो attract करेंगे. Okay. और बताओ. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसमें कोई फील्ड नहीं होती. होते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. नहीं खुद से मास की मास की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है. मास एमिट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज एमिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. तो टेम्परेचर के केस में बोल सकते हैं कि लाइक टेम्परेचर की वजह से हम चार्ज की स्पीड बढ़ेगी लेकिन मास पे कोई फर्क नहीं आएगा. टेम्परेचर की वजह से नहीं होगा. टेम्परेचर की वजह से दोनों सेम चेंज होने वाले हैं. सो अब दोनों फील्ड एमिट कर रहे होते हैं. सो दिस इज सिमिलरिटी, बट डिफरेंट फील्ड्स हैं. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा. ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने वाला है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाने वाला है. ओके, यहाँ पे देखो ये टाइप ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव है. सो ये फील्ड्स के हिसाब से चलते हैं. अगर तो ग्रेविटेशन अभी एक मास है 1 किलो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है दूसरे मास पे. अब ये मास चलना चालू हो गया तो कोई नया फोर्स लगाएगा. वो वही फोर्स लगेगा G(m(n)2/r². चार्ज अगर चलना चालू हो गया तो कोई नया फोर्स लगेगा मैग्नेटिक. ठीक है. सो इसके दो टाइप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. यहां पे सिर्फ एक है. सो अ मूविंग मास डज नॉट प्रोड्यूस एनी एक्स्ट्रा फील्ड. सो चार्ज मोशन में हो या ना हो, सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड ही है. मोशन और नो मोशन यही होने वाला है, सेम फील्ड. जबकि स्टेशनरी चार्ज होगा तो कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड. और मूविंग चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड. कितने पॉइंट्स हो गए अब तक? काउंट ही नहीं किया. नंबर्स लिखने चाहिए वायरस के बदले. कितने हुए रफली? 10-12 हुए. अच्छा, एक और चीज, मोशन क्योंकि आया है, मोशन इन दोनों को अलग से चेंज कर देता है. अगर एक मास मूव करेगा वो चेंज हो जाता है. मास मूव करते चेंज हो जाता है. चार्ज मूव करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज कंजर्व है. सो मूविंग मास का फार्मूला ये रिलेटिविटी का 1 - v²/v², जहां पे m0 है इसका रेस्ट मास. तो अगर मास मूव करेगा तो वो चेंज हो जाएगा इस इक्वेशन के हिसाब से. चार्ज में ऐसा कुछ नहीं है. चार्ज मूव करे, चार्ज रुका हुआ है, चार्ज की वैल्यू वही रहने वाली है. सो नो चेंज इन चार्ज ड्यू टू मोशन. ओके, क्लियर? ये बात समझ में, ये बात इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो. और किलोग्राम हुआ, ये हुआ. हाँ, अभी आते हैं एक और बेसिक चीज पे. देखो, एक इधर प्रोटॉन है अपने पास और एक इधर इलेक्ट्रॉन है. दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो इन दोनों का अट्रैक्शन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से समझ सकते हैं. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू समझा जा सकता है. आपने समझाया नहीं वैसे. इन दोनों का अट्रैक्शन तुम लोग स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है. एक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है जो बताता है कि दुनिया डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से ही बनी है. इवन लाइट इज कंसिडर्ड टू बी अ फोटोन इन दैट मॉडल.
अभी एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स, ये दोनों फोटॉन्स एक्सचेंज कर रहे हैं, ये इसको फोटॉन दे रहे हैं, ये इसको फोटॉन दे रहे हैं, ये दोनों फोटॉन्स एक्सचेंज कर रहे हैं, इसकी वजह से अट्रैक्शन है। सो फोटॉन इज द फोर्स कैरिंग पार्टिकल ऑफ चार्जेस। इसको तुम मैसेंजर की तरह सोच सकते हो कि भाई मैं पॉजिटिवली चार्ज हूं और मैं भी हिमांशु नेगेटिवली चार्ज है, तो हम दोनों फोटॉन्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तो हमारे फोटॉन्स ऐसे हैं, जो मेरा फोटॉन इसके पास जा रहा है तो इसको मैसेज आता है कि पास में आओ, इसका फोटॉन मेरे को मिल जाता है तो मेरे को मैसेज आता है पास में आओ। So we exchange photons. Photons are the force carrying particles. Photons are the messengers for charges. ठीक है? And photons have been photons obviously discovered here. Light के particles ही हैं photons. ठीक है? So we write this as के force particles कौन कौन से हैं दोनों के? So force particles of charge is of photon. इसका मतलब है कि किसी दिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि चार्जेस को फोटॉन्स एमिट करने से रोक पाए कि तुम चार्ज लो, तुम फोटॉन मत एमिट करो। अगर ये हो गया कभी, आई डोंट थिंक ये होगा क्योंकि ये फंडामेंटल नेचर है फोटॉन्स निकालना, बट अगर सपोज किसी दिन ऐसा कुछ टेक्निक निकल गई तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करना बंद कर देंगे। दैट विल बी पॉसिबल। ठीक है? सो फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय एक्सचेंज, सॉरी, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर बाय एक्सचेंजिंग फोटॉन्स। ठीक है? Photons are obviously discovered. अभी एक मास है m1 और m2, ये दोनों के बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स कैरिंग पार्टिकल होगा। इट इज नेम्ड ग्रेविटॉन, बट दिस हैज नॉट डिस्कवर्ड, नॉट बीन डिस्कवर्ड येट, मिला नहीं है अभी तक, बट दिस इज हाइपोथेसाइज्ड, हाइपोथेटिकल एक पार्टिकल है। एंड ये सारी थियरी को कंप्लीट करता है। Like without gravitons, you cannot explain why two masses attract each other. हमारे पास न्यूटन का लॉ है, F equals to gm1 m2 by r square. वो बताता है कितना फोर्स, वो नहीं बताता क्यों फोर्स, क्यों अट्रैक्ट करेगा एक मास दूसरे मास को, वो नहीं बताता है। That can only be explained if gravitons exist. But इनका experimentally ये अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है। So still as of today, these are hypothetical particles only. ठीक है? But still the force carrying particle of mass is graviton. Suppose किसी दिन डिस्कवर हो गए and we find a way हमारे बॉडी के सारे ग्रेविटॉन स्विच ऑफ करने के, ये ग्रेविटॉन मत नहीं, we'll be able to float. हम लोग का मास होगा, matter will be there inside us, but there will not be gravitons or gravitons will not be interacting with each other, so we'll be able to float. So possible. बट ग्रेविटॉन्स को डिस्कवर हो पहले, ये डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है? दूसरा, ये जो ग्रेविटॉन्स हैं, ये इमेजिन कर रही है, फोटॉन जो है ना, उनका स्पिन होता है 1, इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन पड़ा तुम लोगों ने हाफ एंड माइनस हाफ, सो इट्स हाफ स्पिन, दे आर हाफ स्पिन पार्टिकल्स। फोटॉन्स आर सिंगल स्पिन पार्टिकल्स। तो चार्जेस आपस में जो इंटरैक्ट कर रहे हैं वो 1 स्पिन वाले पार्टिकल से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ग्रेविटॉन इज अ 2 स्पिन पार्टिकल, स्पिन 2 पार्टिकल इसके नीचे। ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ पूछना चाहते हो? मैं भी याद करूं, कुछ मेरे से छूट रहा हो तो बताओ। फिलहाल तो मैं नहीं पहुंच जाए, अगर इसके अलावा मेरे को भी कुछ याद आता है तो मैं ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंसेस और भी करने वाले हैं लोग, वो कोई दिन रखेंगे, मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है? फिलहाल मास और चार्जेस के बीच में ये सारे डिफरेंसेस हैं। ओके, सो चार्ज कांस्टेंट रहता है हमेशा, एक आइसोलेटेड सिस्टम में रहता है। मास रहता है? जरूरी नहीं, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, इंटरकन्वर्जन हो सकता है। सो एक ऑब्जेक्ट का मास ऐसा दुनिया के अंत तक सेम रहे जरूरी नहीं है, उसका चार्ज हमेशा सेम ही रहने वाला है। ठीक है? सो दैट इज व्हाई चार्ज इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली, कि चार्ज वो मैटर के अंदर की चीज है, मैटर के साथ कुछ भी हो जाए चार्ज रहने वाला है उसके पास।
mass is intrinsic, mass is internal, but it can change. So at some point mass छूट सकता है, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, एक ही ऑब्जेक्ट का डिफरेंट मासेस हो सकते हैं. ओके, ठीक है. चलो, और फिर और बाकी जो डिफरेंसेस हैं मास और चार्ज में, वो फिर इनके फोर्सेस से रिलेटेड है. सो देन इट विल बी मोर ऑफ अ कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स दोनों हो सकते हैं. ठीक है, तो फिर वो सेक्शन में करेंगे. ओके.